नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मनु भंडारी द्वारा लिखित मैं हार गई यह जो कहानी संग्रह है, इस कहानी संग्रह की एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे सभी कहानियाँ एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन आज मैं हार गई यह कहानी संग्रह में आने वाली जो पहली कहानी है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मनु भंडारी का ये जो कहानी संग्रह है बहुत ही प्रसिद्ध है और अभी तक इसके बहुत सारे संस्करण भी निकल चुके हैं। मैंने हाल ही में ये राजकमल प्रकाशन से ये किताब खरीदी। लेखिका ने ये जो किताब लिखी है पूर्णतः एक तरह से संवेदनशील है और अलग अलग प्रश्नों को उजागर करती है, अलग अलग विषयों को उजागर करती है, अलग अलग संवेदना इसमें आई हुई है। तो हम देखेंगे कि इस कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं और उन कहानियों के विषय क्या है। ठीक है, मैं हार गई इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1957 में राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा हुआ है। आज तक इसके 6-7 संस्करण निकल चुके हैं। इस कहानी संग्रह में लगभग 12 कहानियाँ संकलित है, जिसमें एक कहानी जो अंतिम दी गई है मैं हार गई इसी शीर्षक से है। तो इसको भी हम देखेंगे। पहली जो कहानी है ईसा के घर इंसान, मैं इस कहानी संग्रह में आने वाली जितनी भी कहानियाँ स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ। जैसे ईसा के घर इंसान, गीत का चुंबन, जीती बाजी की हार, एक कमज़ोर लड़की की कहानी, सयानी बुआ, अभिनेता, स्मशान, दीवार, बच्चे और बरसात, पंडित गजाधर शास्त्री, कील और कसक, दो कलाकार और मैं हार गई। अब मैं हार गई इसी शीर्षक से इसमें एक कहानी भी है और इस संग्रह का भी नाम मैं हार गई है। पहली कहानी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहली कहानी का शीर्षक है ईसा के घर इंसान। ईसा के घर मतलब जो क्रिश्चियन समुदाय है या क्रिश्चियन धर्मीय जो लोग हैं जो अपने भगवान को ईसा बोलते हैं, या ईसा के घर इंसान यानी भगवान के घर इंसान, ऐसा इस शीर्षक का अर्थ होता है। इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है, जिसमें है पहला पात्र जो स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी मैं, रत्ना, मिसेस शुक्ला, सरीन, मदर, फादर, सिस्टर एनी, जेन, जूली, सिस्टर लूसी, सिस्टर मेरी, इस तरह बहुत सारी सिस्टर्स वहाँ की है। आप सब लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्मीय या जो यीशु ख्रिस्त को मानने वाले जो है, तो ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म में ही लोग सिस्टर्स, ब्रदर्स, फादर, मदर ऐसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर चर्च में जाने वाले लोग, और चर्च में सिस्टर ब्रदर ही कहा जाता है। तो इस कहानी में वही जो विषय, चर्च का विषय, वहाँ के हॉस्टल का विषय, वहाँ के कॉलेज का विषय और वहाँ आजू बाजू के वातावरण का और वहाँ पर रहने वाली स्त्रियों का विषय किस तरह है, यह आज हम इस कहानी में देखने वाले। वैसे कहानी का जो सारांश है या कहानी की कथा वस्तु जो है, उसको देखने से पहले मैं आप लोगों को इस कहानी के कुछ प्रमुख पात्रों का परिचय दे चुकी हूँ। फिर भी इसमें आने वाला जो प्रमुख पात्र है जिसको हमें याद रखना है वो है रत्ना। रत्ना ही लेखिका मैं स्वरूप में रत्ना का जिक्र करती है और उसी नाम से ये कहानी चलती है। वैसे मैं शैली में आती है ये कहानी। कहानी की शुरुआत ईसा के घर इंसान, इस कहानी की शुरुआत हम देखते हैं तो मिसेस शुक्ला जो अपने रत्ना नामक एक लड़की से या जो अध्यापक है उससे बातें कर रही है। ये बातों से होती है जहाँ पर वह कॉलेज के बरमादे में बैठे हुए हैं, और कॉलेज के बरमादे में बैठे हुए और ठीक सामने उसके जेल की बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जिसे देखकर किसी के भी मन में ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि ऐन कॉलेज के सामने ये दीवार, और ख़ास वो दीवार जेल की दीवार क्यों है और जेल क्यों बनाया गया, या जेल के सामने अचानक कॉलेज क्यों बनाया गया। ऐसा प्रश्न किसी के भी मन में उपस्थित हो सकता है कि ये जेल क्यों है। जेल को देखकर मन खिन्न उठता है, क्योंकि जेल तो कहीं भी रहता है, लेकिन कॉलेज के सामने क्यों। जब सिरिन या जो एक लड़की है वहाँ की पहली बार आई थी, तब उसने भी रत्ना की तरह ही एक ऐसा ही प्रश्न पूछा था कि कॉलेज के सामने जेल क्यों है, और जेल की बड़ी बड़ी दीवारें तो हमें पता होती है कि अंदर के कैदियों को बाहर का जो वातावरण है या बाहर का समाज दिखाई न पड़े, इस कारण बड़ी बड़ी दीवारें उसकी बनाई जाती है। मिसेस शुक्ला कहती है कि जो लड़कियां कॉलेज जाती है तो वह बैठे बैठे जेल की दीवारों को जैसे घूरती रहती है। आजकल मिसेस शुक्ला जो है बहुत बीमार है,
जेल के कैदियों के बारे में तरह तरह की वो कल्पनाएं करने लगती है। उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिससे उनको कोठरियों में या उस जेल के अंदर जीवित रहते हुए भी जैसे एक तरह से रहना पड़ता है या जीवित रहते हुए मरने जैसा अनुभव करना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब एक तरह से भावना है, कोई भी जेल को देखकर खुश तो नहीं होगा, और जेल को देखकर तरह तरह के मन में प्रश्न हर किसी के उपस्थित हो सकते हैं। मिसेस शुक्ला की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर दूसरी स्त्री रखी गई है जो कल से काम पर आने वाली है, और मिसेस शुक्ला को आराम करने के लिए कहा गया है। क्योंकि वो आराम करने के लिए मदर ने कहा है, क्योंकि वहाँ का सारा नियोजन व्यवस्थापन जो मदर संभालती है, शायद वो मिसेस शुक्ला को मिलने भी आ जाएगी, ऐसा सेरिन ने और रत्ना ने कहा हुआ है। यहाँ की मदर बहुत अच्छी है, ऐसा मिसेस शुक्ला कहती है। वह अपनी याद भरी बातें रत्ना के साथ शेयर करती है, रत्ना को बताती है कि जब वह यहाँ आई थी तब सारा स्टाफ नन्स का ही था, और जब सभी नन्स के बीच ये रहने लगी थी आसानी से, मदर के कारण ही उसे बहुत काफ़ी मदद मिली थी, और मदर के कारण ही वहाँ पर रहने में आसानी इनको हुई थी। उसके बाद सरीन में आई और मिश्रा आई, फिर मिश्रा के चले जाने के बाद रत्ना आ गई। अब रत्ना ने कहा कि मुझे तो सिस्टर एनी और सिस्टर जेन भी बहुत अच्छी लगती हैं। वहाँ की बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बहुत सारी सिस्टर के अपना अपना जीवन है, अपना अपना जीवन संघर्ष है उनका, और हमेशा वो हंसती रहती है, कुछ भी पूछो बड़े प्यार से समझाती है। लूसी, सिस्टर लूसी का थोड़ा सा स्वभाव अलग रहती है, वो थोड़ी सी अलग रहती है, किसी से भी ज़्यादा बोलती नहीं है, हंसती नहीं है। मिसेस शुक्ला ने इसके कारण जो है कई कारण बताए हैं, और कहा है कि सिस्टर एनी और जेन अपनी इच्छा से नन बनी थी। अब वहाँ चर्च में कौन अपनी इच्छा से नन बनता है, नन्स बनता है, ये भी एक अलग विषय है, और उन्होंने कॉलेज के सिवाय और कुछ देखा तक नहीं है, इसलिए अच्छा खासा वो रह लेती है। मतलब अपने मन को मार कर नहीं रहती, अपनी इच्छा से वो रहती है। कॉलेज में काम करती है और पीछे वाले चर्च में वो रहती है। चर्च के पास उनके लिए क्वार्टर्स बनाए गए हैं, और उस क्वार्टर्स में वो रहने लगती है। सिस्टर जूली इन लोगों के ही उम्र की है, लेकिन हमेशा चहकती है, इसलिए हमेशा हंसती खेलती रहती है। मिसेस शुक्ला कहती कि जब भी कभी जूली अभी अभी थोड़ी आई है, और थोड़े दिन होने दो, फिर देखना कि लूसी और मेरी जैसी इसकी हालत हो जाएगी। क्योंकि मिसेस शुक्ला के पास काफ़ी अनुभव है, और उन्होंने बहुत सारे सिस्टर्स को आते हुए और जाते हुए देखा है। तभी किड्स की एक ऐसा सरीन आकर भाग दौड़ में या भागते भागते आकर बताती है कि जूली 4th ईयर क्लास में क्लास ले रही थी, तभी किड्स की एक कविता वो पढ़ाते पढ़ाते अचानक उसका क्या हो गया कि क्लास की एक लड़की को उसने बाहों में भर लिया और उसका चुंबन ले लिया, उसको चूम लिया। उसके वजह से संपूर्ण कॉलेज में ये घटना या ये जो बात है फैल जाती है। मदर बहुत नाराज़ होती है और जूली को चर्च के फादर के पास भेजा जाता है। तभी शुक्ला बहुत ही दुखी होकर कहती है, लगता है अब जूली के भी दिन पूरे हो गए। अब इस वाक्य से या इस समाज से हमें पता चलता है कि फादर के पास ऐसा क्या है, या फादर ऐसी क्या सज़ा सुनाने वाले हैं जिस कारण जूली की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। रत्ना को भी ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, और उसके मन में भी ये बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। रत्ना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी बातें क्या हो रही हैं। रत्ना को लग रहा था कि फादर जूली को क्या सज़ा देंगे, जिसकी चिंता उसे सता रही है। अब ये जो मामला है फादर तक चला जाता है। अभी जूली के बारे में बातें बहुत सारी हो रही है कॉलेज में, लड़कियों में, सिस्टर्स में, फादर्स और मदर्स में, दोनों में। और सरीन ने आकर जूली की ये खबर दी थी। जूली इसके पहले जो मशीनरी में थी वहाँ भी कुछ ऐसा ही करने के कारण उसे वहाँ से निकाल दिया था, या और वहाँ से निकाल कर इधर भेजा गया था। फादर के जादू का डंडा घूमने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये जो शब्द है मिसेस शुक्ला ने कहे हुए रहते हैं, जिसका अर्थ रत्ना को समझ में नहीं आता। रत्ना कहती है कि फादर के जादू का डंडा मतलब क्या, ऐसा कौन सा डंडा है जो फादर घुमाने वाले हैं। मिसेस शुक्ला की यह रहस्यात्मक जो भावना है या रहस्यात्मक जो बातें हैं रत्ना के समझ के परे हैं। जब रत्ना ने मिसेस शुक्ला को यह बात पूछी कि यह जादू का डंडा क्या है, तब उनका उत्तर था कि थोड़े दिनों बाद तुम्हें भी सब कुछ, जो यहाँ का वातावरण कैसा है, समझ में आ जाएगा। रत्ना के दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उपस्थित हो रहे थे। फादर के बारे में जो छवि मिसेस शुक्ला ने रत्ना को बताई थी
उस पर संदेह उत्पन्न हो रहा था। फादर के संपर्क में आने के बाद आत्मा की शुद्धि हो जाती है, ऐसा उसने बार बार सुना था। मन का विकार नष्ट हो जाता है, वासनाएं लुप्त हो जाती है। बाहर से बहुत सारे जो लोग हैं फादर के पास आते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि करवा के लेते हैं। रत्ना को ऐसे अलौकिक शक्ति पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसने कई तरह की कई जगहों पर और बहुत सारी बातें ऐसी सुनी हुई हैं। सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन विश्वास करने लायक ऐसी बातें नहीं होती और रत्ना इस पर विश्वास करना भी नहीं चाहती। जब रत्ना ने जूली को देखा तो वह हैरान थी। लूसी भी कम चपल नहीं थी, उसकी पूरी काया ही पलट दी थी फादर ने। ऐसा क्या किया था? रत्ना ये बातें सोच सोच कर वह बेचारी की नींद गायब हो जाती है। जब आई तो भयानक स्वप्न भी उसने देखा और चीख कर जैसे उठ खड़ी होती है। जूली के साथ फादर ने क्या किया होगा, ये प्रश्न और अनेक प्रश्न उसके दिमाग में जैसे आ रहे थे। फादर एक दिव्य मूर्ति की तरह थे। अगले दिन जूली नहीं आई। 2-3 दिनों के बाद रत्ना अपनी कॉपियाँ जो जांचने के लिए जल्दी ही रूम से गई और रत्ना जैसे ही गेट के बाहर या कॉलेज के गेट के फाटक के पास चली गई तो जूली चर्च का मैदान पार करते हुए आ रही थी और उसकी नज़रें एकदम नीचे थी। जो जूली चहचहाती थी, हंसती थी, खेलती थी, आज अचानक उसको क्या हो गया फादर के संपर्क में आने के बाद कि उसकी नज़रें एकदम नीचे हैं और धीरे धीरे कॉलेज की तरफ जैसे बढ़ रही है। रत्ना को लगा कि एक बार जाकर दौड़कर उसको पूछे और वह रुक गई। जूली रत्ना के पास आकर भी बिना कुछ बोले और बिना रत्ना को देखे, जो पहले रत्ना को बातें करती थी या रत्ना से मिलती थी, वो बिना आंखें ऊपर किए ही उसको बिना देखे ही आगे बढ़ गई। रत्ना को आश्चर्य हुआ, जूली को हुआ क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ? फादर ने क्या किया पता नहीं। 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया और जूली पूरी तरह शांत हो गई है, जैसे उसकी जिंदा लाश इधर उधर घूम रही है। सिस्टर एनी ने कहा कि फादर ने उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया है, लेकिन रत्ना को लग रहा था कि जूली की आत्मा जैसे मिट गई है। और रत्ना आकर सारी बातें मिसेस शुक्ला के साथ शेयर करती है, उनको बता देती है। मिसेस शुक्ला को ये बातें सुनकर जैसे खास जैसे आश्चर्य नहीं होता और उनके चेहरे पर ऐसे कुछ भाव भी नहीं आते जिस कारण वो आश्चर्य दिखने लायक। और रत्ना को जूली, लूसी, मेरी की याद भरी चेहरे जैसे याद आने लगते हैं और वह डर गई थी कि ऐसा अक्सर देखने को मिला जब कोई सिस्टर्स ब्रदर्स आत्मशुद्धि के लिए फादर के पास आते हैं तो सिस्टर एनी रत्ना को ऐसी खबरें देती रहती है। रत्ना बड़ी उत्सुकता से सुनती और विश्वास कम और आश्चर्य ज़्यादा उसे हो जाता था। रत्ना के मन में फादर के प्रति भय और कौतूहल ये ज़्यादा बढ़ रहा था। महीने भर बाद मदर ने रत्ना को बुलाकर नर्स को भी चर्च में आकर हिंदी पढ़ाने के लिए बुलाया। रत्ना ने खुशी खुशी काम स्वीकार कर लिया। मिसेज शुक्ला और सरीन को जब ये बात बताई गई तो वह रत्ना के साथ मजाक करते हुए कहती है कि तुम अपने सपने में फादर को देखा कर रही थी, आप प्रत्यक्ष देख लेना और तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, उत्सुकता है, कौतूहल है, वो बहुत ज़्यादा है। इनको लेकर अब तुम वहाँ पर जॉब करोगी या वहाँ पढ़ाने जाओगी तो तुम खुद जो बातें हैं सब समझ जाओगी। और लूसी में आजकल जितना चेंज नज़र नहीं आता क्योंकि उसे मिलने अनिमा का भाई उसे कॉलेज मिलने आता है। ऐसा एक लूसी के बारे में एक छोटी सी घटना है और विजिटर्स का अटेंडेंस रजिस्टर उसके पास है और वो काम लूसी के पास है। वह जिस दिन आता है लूसी का मूड बहुत अच्छा रहता है और जिस दिन नहीं आता मूड खराब रहता है। रत्ना 1 तारीख की शाम चर्च गई। इसके पहले वह कभी वहाँ गई नहीं थी। वही चर्च के पीछे फादर और मदर के जो क्वार्टर्स जैसे बने हुए थे और बाई और सिस्टर लोगों के लिए की कतार में जैसे कमरे बनाए गए थे। रत्ना जाकर वहाँ पढ़ाने का काम करने लगी। इस काम को करते हुए उसको 1 महीना हो गया था। एक दिन रोज की तरह जैसे ही वो पढ़ाने के लिए उस चर्च गई तो मिसेस शुक्ला ने रत्ना को जल्दी आने के लिए कहा था कि जल्दी आओगे तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। चर्च पहुंचते ही एक स्त्री चीखने चिल्लाने की आवाज़ जैसे रत्ना के कानों पर पड़ी और रत्ना ने सुनी। जब थोड़ा आगे जाकर देखा तो बहुत ही सुंदर नन पैर हाथ पटक पटक कर चिल्ला रही थी। सभी सिस्टर्स उसे संभाले
हुई थी, संभालने का काम कर रही थी। मदर उसे शांत करने का प्रयास कर रही थी। वह स्त्री रत्ना को देखकर कहती है, क्या कहती है, देखो इसे, कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, हम क्यों नहीं पहन सकते? मुझे ऐसे जीना नहीं है, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं इस चर्च में घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। मैं भाग जाऊंगी और मैं फादर को दिखा दूंगी। इस तरह बहुत सारी बातें वो कह रही है। तभी सिस्टर एनी बुलाने आती है और उसे फादर के पास लेकर जाया जाता है। किसको? उस स्त्री को। रत्ना ने ये सारा मामला या ये सारा घटनाक्रम देखा है अपनी आंखों से। वह फादर को बहुत कुछ कह रही थी। उस दिन कक्षा नहीं हुई रत्ना की। रत्ना अपने मन में भय, आश्चर्य और दुख लेकर अपने कमरे में लौट आई थी। उस बाहर से आई हुई नई नर्स का चेहरा रत्ना के सामने घूम रहा था। दूसरे दिन लूसी ने बताया कि इस नई सिस्टर का नाम एंजीला है। वह चर्च से भाग गई थी, पागलों सा व्यवहार कर रही थी। अब उसे फादर के पास भेज दिया गया है। फिर भी वह काबू में नहीं आ रही। ऐसी घटनाएं भी आ रही थी उसके कानों पर। सिस्टर लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। 2 दिनों तक कोई कुछ इस विषय पर बोलता नहीं है। मदर ने चिंता व्यतीत की और मदर भी काफ़ी चिंतित थी। लूसी मौका पाकर ये रत्ना को खबरें दे जाती थी। चौथे दिन रत्ना और विजय शुक्ला घूमने के लिए निकले तो देखा कि एंजिला चली आ रही हैं। अब जिस तरह जूली के साथ हुआ उसी तरह एंजिला के साथ हुआ क्या? और ये प्रश्न है। लेकिन एंजिला को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल स्वस्थ थी। तब रत्ना ने उससे पूछा, सिस्टर एंजिला, आप कहाँ जा रही हैं? तब एंजिला रत्ना के चेहरे को देखकर कहती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ मेरा मन होगा मैं चली जाऊंगी। अपने ओठ चबाते हुए चली गई। फादर का जादू का डंडा शायद इस एंजिला पर नहीं चला था। फिर लूसी ने उन्हें बता दिया कि एंजिला चली गई। फादर कुछ नहीं कर सके, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मदर नई देखभाल कर रही है। जो फादर सब पर बड़ा रौब जमाते थे, एंजिला ने उनका नशा डाउन कर लिया था। इस घटना के तीसरे दिन के रात में लूसी सबकी आंखें बचाकर चर्च की बड़ी बड़ी दीवारें लांघ कर भाग गई थी। एंजिला फादर की अलौकिक शक्ति को जैसे चुनौती देकर गई थी। मदर परेशान थी, कभी फादर के पास तो कभी चर्च में, कॉलेज में दौड़ रही थी। तभी लूसी भी भाग गई। एक चर्च जैसी पवित्र जगह पर लड़कियों का कॉलेज का क्या जीवन है और क्या उन पर असर पड़ता होगा, इस घटना पर आधारित ये जो कहानी है। लेखिका कहती कि चर्च और कॉलेज की दीवारें इसके बाद बड़ी बड़ी होती गई। दीवारें तो बनाई गई बड़ी बड़ी, लेकिन अगर एक आध धार्मिक स्तरों पर, हम धर्म पर बात नहीं करते, लेकिन कभी कभार ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं, ऐसी घटनाएं सुनते हैं जो धर्म को भी नीचा गिराने की कोशिश करती है, या धर्म को हम विश्वास करें या न करें इस पर संदेह उत्पन्न होता है। कहाँ धर्म के ठेकेदार, कहाँ धर्म के स्थलों पर कुछ क्या गलत कर रहे हैं क्या, ये प्रश्न चिन्ह है। खुलकर तो इस कहानी में कुछ नहीं आया है, लेकिन हम उनका जीवन देख सकते हैं कि जहाँ पर एक लड़की अगर ज़बरदस्ती उसको नन बनाया जा रहा है, नंस बनाया जा रहा है, तो हम वहाँ पर विश्वास कर सकते हैं क्या? सभी को अपनी ज़िंदगी जीने की जो स्वतंत्रता है, सब लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती अगर किसी पर धार्मिक संस्कार थोपे जा रहे हैं तो उसका परिणाम यही होने वाला है। और इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि धार्मिक संस्कार यह ज़बरदस्ती नहीं थोपे जा सकते। अगर भले ही शरीर उसका वहाँ पर हो, लेकिन मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है और मन को काबू करना नहीं आता। कबीर ने ही कहा था कि मन पंछी भयारे, मतलब मन को एक पंछी की उपमा देकर उन्होंने कहा कि मन कहीं भी उड़ सकता है, आप उसको बांध कर नहीं रख सकते। अगर जो बांध के रखेगा वो एक न एक दिन ऐसे ही जूली लूसी की तरह उसकी हालत हो जाएगी और एंजिला की तरह उसकी हालत हो जाएगी और वो भाग जाएगी। कोई ना कोई चुनौती भरा काम एक न एक स्त्री कर सकती है। यहाँ स्त्री की मनोदशा, उसका संघर्ष, उसका अपना जीवन एक धर्म के आड़े में आकर किस तरह कुंठित हो रहा था, किस तरह संकुचित हो रहा था, और उससे जो छुटकारा पा लेती है, अपनी ज़िंदगी जी लेती है, इसका वर्णन रत्ना
अपनी कहानी के माध्यम से, वही मनु भंडारी ने अपनी कहानी के माध्यम से और रत्ना के माध्यम से और बहुत सारी सिस्टरों के माध्यम से यहाँ देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम ये जो कहानी है ईसा के घर इंसान, ये जो कहानी है समाप्त होती है। अब इस कहानी के कुछ निष्कर्ष हैं वो इस तरह है। धार्मिक जगहों पर होने वाले घटनाओं का वर्णन है इस कहानी में। स्त्री जीवन की त्रासदी है, रहस्यात्मक कहानी है। थोड़े बहुत प्रश्न हमें सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी मिल जाते हैं उसके उत्तर। और भय, विस्मय और कौतूहल भरा जीवन है इनका। कभी कभी मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। और चर्च के नन्स और सिस्टरों का जीवन यहाँ पर दिखाया गया है। स्त्री का अपना व्यक्तिगत संघर्ष है और इंसानियत की कमी जो धार्मिक स्थलों पर आजकल दिखाई जा रही है, इसका भी चित्रण हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो ईसा के घर इंसान, ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं हार गई इस मनु भंडारी की कहानी संग्रह में 12 कहानी है। सभी कहानियों को एक एक करके हम देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।